हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। बीपीएससी के द्वारा 38वीं बीपीएससी से 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम तक भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए पॉलिटी के लगभग 350 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपकी आने वाली 71वीं बीपीएससी की परीक्षा तथा बीपीएससी टीआरई 4.0 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में पॉलिटी के सभी प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज अलग अलग डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। तो पहला है संविधान सभा तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। और भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। लेखन समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तथा अन्य 6 सदस्य थे। इसमें कौन से इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो इस समिति के अन्य 6 सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बी.एल. मित्रा के स्थान पर एन माधव राव का तथा डी.पी. खेतान की 1948 में मृत्यु होने के बाद इसमें टी.टी. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे तथा इन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान का स्रोत। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है तथा कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से तथा कानून का समान संरक्षण ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो इसे फ्रेंच क्रांति से लिया गया है अर्थात फ्रांसीसी क्रांति से। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और इसका सूत्रवाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ये 69वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, तो इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तथा भारत राज्यों का संघ, जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ और राज्यों के बीच संबंधों की समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से। तथा भारत राज्यों का संघ, जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित और प्रभावित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित और प्रभावित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा अर्थात फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है? तो कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो जनहित याचिका अर्थात PIL, इसकी अवधारणा USA अर्थात अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन इनको मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हैं, तो इन ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 400 से अधिक आर्टिकल्स। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्तमान में शामिल हैं, तो वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद शामिल हैं और जिनमें मूल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। नेक्स्ट है संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसे अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। यह प्रश्न 69th BPSC प्री में पूछा गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि संघ या राज्य के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो, उसे शून्य घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है। व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, इसका उल्लेख अनुच्छेद 302 में किया गया है। महान्यायवादी से अनुच्छेद 76 संबंधित है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120(1). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120(1) के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 120(1). नेक्स्ट टॉपिक है अनुसूचियां। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है। तो संघीय सूची इसका हो जाएगा 97, राज्य सूची इसका हो जाएगा 66 और समवर्ती सूची का हो जाएगा 47। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, A-C-B। और वर्तमान में संघीय सूची में 98 विषय शामिल हैं, राज्य सूची में 59 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट है भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। और भूमि सुधार ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तीसरी सूची में दिया गया है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जो कि पहले राज्य सूची का विषय था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल। इसका उल्लेख
11वीं अनुसूची में नहीं किया गया है और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल हैं और 11वीं अनुसूची इसमें पंचायत का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? क्रूरता की रोकथाम, तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चौथी अनुसूची में। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित जनजाति से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल प्रतिरोधी विधायन से है और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। यह 70वीं बीपीएससी री एग्जाम का प्रश्न है। दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है उद्देशिका। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। आप सभी लोग संविधान की प्रस्तावना को जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्द से। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले प्रमुख रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? देखिए, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया है और इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यानी कि सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े गए हैं? तो इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। ये 70वीं बीपीएससी में पूछा है जो कि रिपीटेड प्रश्न है। बीपीएससी सीडीपीओ 2005 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला टॉपिक है शासन प्रणाली। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन बी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है क्योंकि संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का मतलब है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, और इसमें लोगों को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, और इसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये नीति और क्रियान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय शासन व्यवस्था ये बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है, ये छोटे देशों के लिए आदर्श है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये कथन सही है। अगला है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, तो ये कथन गलत है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है और भारतीय संविधान जो है वो एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। नेक्स्ट है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है दिल्ली है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत का राज्य बनाया गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया, तो कब बन गया था? 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, और इसे भारत के 22वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, किंतु भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का पृथक राज्य के रूप में गठन किया गया था 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग इसका गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था तथा इसके अन्य 2 सदस्य के.एम. पनिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 22 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था तथा इसके अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू तथा के.एम. पनिक्कर थे। नेक्स्ट है नागरिकता। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारतीय नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा तथा किसी भूभाग को जब भारत में शामिल किया जाता है इसके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था तथा इसे 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद ये अधिनियम बन गया था। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है और इसके तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इन 6 अल्पसंख्यक समूहों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। नेक्स्ट टॉपिक है मूल अधिकार। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार इन सभी के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है और इसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण।
और बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखा हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान के द्वारा संवैधानिक निराकरण या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है, ये गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका वर्णन 19(1)(a) में किया गया है। कानून के समक्ष समानता, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है और ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 में किया गया है और ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण अर्थात अनुच्छेद 21, ये भारतीय नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये पहले अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मूल अधिकार में शामिल था, किंतु इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अथवा कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो इसे मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाल दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, और इसे अनुच्छेद 300 क में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इस अधिकार का संबंध नवीन जिंदल केस से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो सूचना का अधिकार यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकार है और शिक्षा का अधिकार इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21(a) में शामिल किया गया है। ये दोनों अधिकार मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा के अधिकार को 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था तथा इसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था और ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन डी। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका सही उत्तर ए और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) क वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, 19(1) क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो बीपीएससी ने अपने अंतिम आंसर की में इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को माना है, उत्प्रेषण। किंतु अधिकार परीक्षा को भी पोस्टमार्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य, इसकी संकल्पना राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत शामिल की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसे भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन,
इसका वर्णन अनुच्छेद 39D में किया गया है। समान नागरिक संहिता, इसका वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया है। छोटे परिवार का मानदंड, ये भाग 4 में वर्णित नहीं है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 350 क में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। समान कार्य के लिए समान वेतन तथा समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। और ये गांधीवादी अवधारणा से प्रेरित है। यहाँ पर मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40। समान सिविल संहिता अथवा समान नागरिक संहिता, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 48। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 50। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 51। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 5, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत शामिल किया गया है। और मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था अनुच्छेद 51 क के तहत। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, इसका वर्णन अनुच्छेद 50 में किया गया है। और ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है। नेक्स्ट है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, तो ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, तो इसका वर्णन 21 क में किया गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। नेक्स्ट है, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, तो ये भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला टॉपिक है राष्ट्रपति। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53(1) के तहत। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो राष्ट्रपति में निहित की गई है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद का 3 भाग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के संबंधी प्रावधान किया गया है। और इसके अनुसार कोई व्यक्ति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितनी भी बार, इसकी कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसा कि पहले मैंने बताया, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जिसमें दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली तथा आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर बी और सी दोनों होगा और इसका वर्णन अनुच्छेद 55 में किया गया है। नेक्स्ट है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो इस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, किंतु राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। तो ये कथन गलत है। अनुच्छेद 60 नहीं होगा, 61 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के भी न रहने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो वो भारत के राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। और ये प्रावधान राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत किया गया है, प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969। अगला प्रश्न है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है, अनुच्छेद 53(1। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो इनका क्रम 12वां था। राष्ट्रपति के रूप में इनका क्रम 12वां था और कार्यकाल के अनुसार 14वां था। और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और द्रौपदी मुर्मू का भारत के राष्ट्रपति के रूप में 15वां क्रम है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। तो राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था और इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का था। 1950 से 1962 तक का था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से थे। नेक्स्ट है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। कोई विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तब वह अधिनियम बन जाता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 ये विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है उपराष्ट्रपति। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन है। तो उपराष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है।
पहला है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये कथन सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 788। 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए राज्यसभा से 233 निर्वाचित सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल थे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये 788 आ जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12वां। हामिद अंसारी ये भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं और इनका उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 14वां है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? तो भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुख्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पर, किंतु ये जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री जो है ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, इसलिए प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो प्रश्नकाल में स्मृति ईरानी को सौंपा गया था और वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है। ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली अथवा स्प्लिट सिस्टम नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन से संबंधित है, जिसके तहत सचिवालय योजना एवं नीति निर्माण संबंधी कार्य करता है, जबकि नीतियों का क्रियान्वयन संबंधित निकाय या एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसके प्रधान भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 इसके अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यायवादी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल। भारत के महान्यायवादी को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, उसमें बोलने का अधिकार है, किंतु यह उसमें मतदान नहीं कर सकता है।
अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी भाग ले सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर गैर सदस्य पूछ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर उपराष्ट्रपति भी होगा। अगला प्रश्न है वरीयता अनुक्रम। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यूपीएससी के अध्यक्ष, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन तीनों का वरीयता क्रम 9A होता है और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनका वरीयता क्रम अपने अधिकार क्षेत्र में 14वां तथा उससे बाहर 17वां होता है। देखिए, वरीयता क्रम में सबसे पहले स्थान पर राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री तथा चौथे स्थान पर अपने अपने राज्यों में वहाँ के राज्यपाल होते हैं और पांचवें स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाएं। यहाँ पर इन्हें वरीयता अनुक्रम के अनुसार सजाना है। तो पहले स्थान पर भारत के राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, वरीयता क्रम में इनका स्थान छठा होता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका वरीयता क्रम 21 है। इस अनुसार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3, 5। नेक्स्ट टॉपिक है संसद और उसके अंतर्गत लोकसभा। पहला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होता है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो संसद सदस्य दो प्रकार के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष तथा राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह 70वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक के लिए संशोधित कर दिया गया है, जिसके तहत लोकसभा में 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो वर्ष 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किंतु 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो सामान्यतः इसमें 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना आवश्यक है, क्योंकि 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम वर्ष में 2 बार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए तो 6 महीने का। ऑप्शन बी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य
सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है 80 प्रतिनिधि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, पश्चिम बंगाल में 42 है तथा मध्य प्रदेश में 29 है। नेक्स्ट है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? तो पहले स्थान पर यूपी है, जहां से लोकसभा के लिए 80 सदस्य चुने जाते हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, यहां से 48 सदस्य चुने जाते हैं। और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, यहां से 42 सदस्य चुने जाते हैं। तो इस अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। किंतु प्रश्न काल में जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय इसका सही उत्तर ऑप्शन ए था, क्योंकि तब बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या 54 थी और वर्तमान में बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों का यदि 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। 1/6। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। तो इस अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952। नेक्स्ट है, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्च 1991 में। 9वीं लोकसभा 13 मार्च 1991 को भंग की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ तो फरवरी 1998 में हुआ था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में ये पद खाली है और प्रश्न काल में लोकसभा के उपाध्यक्ष पीएम सईद थे। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारत के संसद का व्यय संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखाओं पर भारत की संसद की अनुशंसा से ही वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त सत्र को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 माह के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार यदि कोई सांसद 60 दिन की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना उसके अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? तो भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुख्य है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार प्राप्त है। ये प्रश्न 70वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया था। संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में किसी विषय पर मतदान में आरंभिक रूप से मतदान नहीं करता है, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 102(1)(a). यह अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मनोनयन समाप्त कर दिया गया है और इस संशोधन से पहले राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में। नेक्स्ट है, राज्यसभा। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250 सदस्य होते हैं।
जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य तथा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो ये समाप्त होने का विषय नहीं है। ऑप्शन डी, राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है क्योंकि यह अस्थायी सदन है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ये कथन सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह, तो इसका प्रयोग अनुच्छेद 352 में हुआ है, ऑप्शन ए। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करे। अगला प्रश्न है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है और इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है, तो दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। शून्यकाल ये संसदीय कार्य प्रणाली का अनौपचारिक साधन है तथा इसके अंतर्गत संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मामले को उठा सकते हैं और शून्यकाल जो है इसका समय प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है और यह संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है, विश्व में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं, तो प्रश्नकाल में इसका सही उत्तर ऑप्शन बी था, 2 और 12। किंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा से आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आदि में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है, तो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार सत्रावसान के समय राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और यदि इसे संसद से पारित नहीं किया जाता है तो यह अधिकतम 6 माह तथा 6 सप्ताह तक प्रवर्तन में रहता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, टैक्स लगाना, समाप्त करना या उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, ये सभी धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है। नेक्स्ट है संसदीय समितियां, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है लेखानुदान बना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लेखानुदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार पूर्ण बजट पारित होने से पहले भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्राप्त करती है ताकि आवश्यक सरकारी कामकाज जारी रह सके। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है,
तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति, यानी कि कमिटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा या राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है और इसके तहत सरकार के द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति को वार्षिक वित्तीय विवरण इसे संसद के दोनों सदनों के सामने रखना होता है। नेक्स्ट है, संसदीय अधिनियम। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में हुआ था। ऑप्शन सी, आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। तो मणिपुर राज्य का गठन 1972 में हुआ था। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 1972 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है तथा संविधान का अंतिम विवेचक है। ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता 33+1 है, अर्थात 33 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है तो 34 है, 33+1। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, किंतु वर्तमान में कोलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कोलेजियम की अनुशंसा के आधार पर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है, जबकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, संसद ने विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। तो ये कथन गलत है। कोलेजियम प्रणाली की स्थापना संसद ने नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय ने सेकंड जजेज केस जो कि 1993 में हुआ था,
इसमें की थी। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी, तो ये कथन गलत है। यहाँ पर फर्स्ट जज नहीं होगा, सेकंड जज होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1 और 3 सही है। देखिए 1982 में SP गुप्ता केस हुआ था, जिसे फर्स्ट जजेज केस कहा जाता है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में स्थापित किया कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद फिर 1993 में सेकंड जजेज केस हुआ। इसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड केस भी कहा जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को उलट दिया और स्थापित किया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश ही भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह बाध्यकारी होगी, और मुख्य न्यायाधीश जो है वो अन्य 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करके नियुक्ति के लिए नाम राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा। उसके बाद फिर 1998 में थर्ड जजेज केस अर्थात प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस होता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए निर्धारित किया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश ही भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह के द्वारा की जाएगी। ये प्रश्न 69th BPSC में पूछा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये कथन गलत है। ये कोर्ट मार्शल की भी सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र तथा मूल अधिकार क्षेत्र, इन तीनों का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिता का वर्णन किया गया है, वहीं अपीलीय अधिकार क्षेत्र का वर्णन अनुच्छेद 132 से 136 तक किया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या राज्य के द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा परंपरा, इन सभी पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है AS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति आदर्श सेन आनंद 1990 के दशक में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, और वर्तमान में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई हैं, यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक यानी कि तलाक़े बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 2017। सायरा बानो वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक अर्थात तलाक़े बिद्दत को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है तथा यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप तथा उद्देश्य का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारती प्रकरण में किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का प्रतिपादन किया था, और इसमें 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया था। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, तथा इसे मंडल केस भी कहा जाता है। और इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC के लिए 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा था। नेक्स्ट है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये 69th बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिता को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद, तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी। अर्थात ऐसे विवादों को केवल सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही लाया जा सकता है। ये 70वीं बीपीएससी री एग्जाम का प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, और इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान के द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कोलेजियम प्रणाली, अपीलीय क्षेत्राधिकार या अपीलीय अधिकार क्षेत्र तथा मूल अधिकार क्षेत्र, इन सभी का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। अगला टॉपिक है राज्यपाल। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। और वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है तथा वहां उपराज्यपालों का प्रावधान किया गया है, और उपराज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं तथा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 175(2) के द्वारा। अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश सदन को भेज सकता है। नेक्स्ट है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। राज्य की विधायिका में ये तीनों सम्मिलित है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है, मणिपुर में 60 है तथा मेघालय में भी 60 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की है 30, और राज्यों में सिक्किम की है 32। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उद्योगपति। देखिए, राज्य विधान परिषद इसके सदस्य इस प्रकार चुने जाते हैं, इसके 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं तथा 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 हो सकती है।
नेक्स्ट है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो इसे केंद्रीय संसद द्वारा किया जा सकता है, अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। देखिए वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान ये अनुच्छेद 170 में है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 176 ये राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है तथा अनुच्छेद 178 ये विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग करेगा। नेक्स्ट है राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विधानसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिस प्रकार केंद्र की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। पहला प्रश्न है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 69th बीपीएससी प्री में पूछा गया था। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जबकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार संसद के पास है। नेक्स्ट है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी इस मामले में यह निर्णय दिया कि 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो इसका सही उत्तर सी और डी दोनों हो जाएगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय इसके क्षेत्राधिकार में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव तथा गोवा है। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद अथवा राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये एक टाइटिल सूट था अथवा स्वात्वाधिकार मुकदमा। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1987 में जमा किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो ये मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य की सहमति के बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने हेतु संसद के द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण राज्य की सहमति के बिना किया जा सकता है और ये प्रावधान अनुच्छेद 253 में किया गया है। ये 70वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है आपात उपबंध। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत। युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर तथा युद्ध के आधार पर, इन तीनों आधार पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर की सलाह पर लागू किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 यानी कि 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर की सलाह पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट है किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला कथन है राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। तो यह कथन सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। तो यह कथन भी सही है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। तो यह कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन 1, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 महीने। यदि आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो यह 6 महीने तक जारी रहती है तथा प्रत्येक 6 महीने पर संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है वित्त आयोग। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो ये कथन गलत है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो ये कथन गलत है। पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या कभी आवश्यकता पड़ने पर वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा वित्त आयोग का मुख्य कार्य संघ और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है। तो इसका प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है योजना आयोग तथा नीति आयोग। पहला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी तथा योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है, जिसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग ये बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, जबकि योजना आयोग ये टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था। नेक्स्ट है चुनाव आयोग। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं? तो इसे उपचुनाव कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बाई इलेक्शन। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यदि भारत में एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो इसके लिए अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 356 आदि में संशोधन की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है, ऑप्शन सी। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार
चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, M3। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु इन 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करना होता है, जिसके अंतर्गत उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त हो। दूसरा है, उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2% सीट तथा ये सदस्य 3 राज्यों से चुने गए हों। और तीसरा है, राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उस राज्य की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो इसका संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC बालयोगी थे, जो कि तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त चारों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राजनीतिक दल है और दूसरी तरफ उसके स्थापना का वर्ष है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में तथा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 20 अनुच्छेद 368। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन का प्रावधान किया गया है। साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से तथा संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? तो इसे 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा अनुच्छेद 239 AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, तो इसे 1951 में लाया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो 42वें संविधान को कहा जाता है। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने का प्रयास किया गया था, इसलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, तो ये कथन गलत है। इसके द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था भाग 4A में। नेक्स्ट है, इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A तथा अनुच्छेद 47, तो ये कथन भी गलत है।
इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से तथा अनुच्छेद 48A जोड़ा गया था। वहीं अनुच्छेद 47 ये मूल संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं या मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये कथन सही है। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? तो इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया गया था और इसके तहत प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद की कुल संख्या मुख्यमंत्रियों सहित उस राज्य की विधानसभा की संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो इसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगला टॉपिक है राजभाषा। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है और इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी और राजभाषा के संबंध में प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 थी, किंतु 92वें संविधान संशोधन के बाद अब यह 22 हो गई है और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण समुदाय का समग्र विकास करना था। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पंचायत जो है ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। ऑप्शन बी, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये राज्य सूची के प्रविष्टि 5 का विषय है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है तो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट है, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। सीडीपी अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा एनईएस अर्थात नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यानी कि राष्ट्रीय विस्तार योजना के लिए 1957 में एनडीसी अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा स्थापित समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति था। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में एक संकल्प जारी किया गया था जिसके तहत सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे? तो बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इस समिति का गठन 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश
1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी और इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? तो इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, ऑप्शन सी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है तथा जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो ये एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय तथा पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है तो ये एक प्रशासनिक प्राधिकारी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में की गई है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 243 जी में किया गया है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 243 एच ये पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति से संबंधित है। 243 ई पंचायतों के कार्यकाल या उनकी अवधि से संबंधित है और 243 एफ इसमें पंचायतों की सदस्यता के लिए अयोग्यता को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो इससे संबंधित नियम राज्य विधानमंडल बनाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट है, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का हुआ था, ऑप्शन सी। तथा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायत से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है और इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं तो ये सही है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है तो इसका प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो इसके लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है तो स्थानीय जनता की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ये विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो इसे सर्वप्रथम राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था तथा इसके पश्चात आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया था तथा पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला यह दूसरा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव ये कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जन उपयोगी सेवा ये तीनों स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्तियों का, ये सही है। पूर्ण व्यवस्था का, ये भी सही है। प्रशासनिक शक्तियों का, ये भी सही है। और न्यायिक शक्तियों का, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन सी। इसके तहत न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल। इसका उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं किया गया है और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, जैसे पुस्तकालय, ईंधन और चारा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग, मेले आदि। नेक्स्ट है अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। तो 29 विषय पर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एम के अनुसार नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र, जहां जिला परिषदें पहले से ही मौजूद हैं, पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र पर। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज व्यवस्था में। किंतु 106 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है किस राज्य या राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी राज्यों ने, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% पंचायतों में आरक्षण किए गए हैं। नेक्स्ट है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है। तो बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों ने कर दिया है। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया, और भी कई राज्यों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। तो इसकी वैधानिक शुरुआत 64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा में प्रस्तुत किया था, किंतु ये संसद से पारित नहीं हो सका था। इसके पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 पारित होकर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। 72वां संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो पंचायत समिति ये ब्लॉक स्तरीय निकाय है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू। ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत
राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। ये राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जन उपयोगी सेवाएं ये तीनों स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहयोग आंदोलन। देखिए, ये अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेशन की वजह से सहयोग आंदोलन लिखा है, जबकि ये सहकारिता आंदोलन होगा, यानी कि कॉपरेशन मूवमेंट। और इसे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किया गया था तथा इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 पारित किया गया था। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ पंचायती राज समितियां हैं और दूसरी तरफ वर्ष है। CH हनुमंता राव, इसका हो जाएगा 1984। GVK राव समिति, इसका हो जाएगा 1985। अशोक मेहता समिति, इसका हो जाएगा 1978। LM सिंघवी समिति, इसका हो जाएगा 1986 तथा बलवंत राय मेहता समिति, इसका हो जाएगा 1957। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 5, 2, 4। नेक्स्ट है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1206। प्रश्नकाल में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 थी, किंतु अब अनुसूचित जातियों की संख्या 1208 है। नेक्स्ट है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहेब कालेलकर थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसके अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। नेक्स्ट है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और नेक्स्ट है पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये सभी अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। अब है प्रश्न विविधा। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वर्ष 2007 में हरियाणा के नूह जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था और इसकी परिकल्पना सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। नेक्स्ट है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। और इस संदर्भ में राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? तो इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो केंद्रीय शासन व्यवस्था ये बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल कथन 2 और 3 सही है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा वापस लिया जा सकता है तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक कुमार मुखर्जी। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि P हरीश हैं तथा P हरीश से पहले रुचिरा कंबोज थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था जिसमें पहली बार प्रश्नगत भाषाओं में हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषाओं का उल्लेख किया गया था। हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषा का। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व तथा 7वीं अनुसूची की किसी सूची में संशोधन। इन तीनों के लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जबकि राज्य विधान परिषद का सृजन या उसे समाप्त करना ये साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो ये मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका नाम न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो येलो बुक ये फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट है। व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र ब्रिटेन तथा भारत की सरकारी रिपोर्ट है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना बेंगलुरु में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? यानी कि बीएसएफ। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1965, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम.एन. वेंकट चेलैया। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था और इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एम.एन. वेंकट चेलैया थे और इसने अपनी रिपोर्ट 2002 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री एम.सी. सेतलवाड। वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था तथा एम.सी. सेतलवाड इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसे राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एस राधा कृष्णन थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति एस राधा कृष्णन थे और इन्हें 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था और इनके साथ साथ सी राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन ने 2014 में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने बीपीएससी के द्वारा पूछे गए भारतीय राज्य व्यवस्था अथवा पॉलिटी के लगभग 351 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। बीपीएससी के द्वारा पूछे गए अन्य विषयों के पीवाईक्यूज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।